हेलो नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नीट में इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा एक्सपेक्टेड रहते हैं, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग ऑफ NCERT इट हैज़ बीन गिवन इफ़ एनी एलियन इज़ गोइंग टू विजिट ऑन द अर्थ, तो वो सरप्राइज हो जाएगा वाई सीइंग द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फोना, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को देख करके ही विल बी सरप्राइज्ड। ये आपकी NCERT के इंट्रोडक्शन में दे रखा है। सो व्हेन वी से लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, देन इट इज़ ऑल्सो मैंशनड दैट देयर आर मोर देन 20,000 टाइप्स ऑफ एंट्स। अर्थ के ऊपर 20,000 टाइप्स हैं एंट्स की। देर आर अगेन अप्रॉक्सीमेटली 20,000 टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स की टाइप्स भी 20,000 के आसपास हैं। देर आर 3 लाख अप्रॉक्सीमेट बीटल्स की जो स्पीसीज़ हैं, टाइप्स हैं, 3 लाख हैं। There are 30,000 types of फिशेस। सो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर है। अब इस इंट्रोडक्शन में से आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, इनमें से कौन सी स्पीसीज़ की विच इज़ हैविंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सो ऑप्शन में भी गिवन, आपको ऑप्शन जो है किसी फॉर्म में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन इज एंट्स, बी ऑप्शन आपको आ सकता है इसमें ऑर्चिड्स, सी ऑप्शन आपको आ सकता है लाइक बीटल्स, एंड डी ऑप्शन आपको आ सकता है फिश। सो द राइट ऑप्शन इज बीटल्स की जो है 3 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, तो बीटल इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सो एज वी नो दिस टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय, दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय, ये टर्म किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन was ecologist who has given this term biodiversity. Biodiversity हमें पता है type of flora and fauna present on the earth. This basic term was given by Edward Wilson. So biodiversity can be defined in different ways. अलग अलग तरीके हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए। लेमैन की लैंग्वेज में फ्लोरा एंड फोना कह सकते हैं हम लोग, और we can also say that biodiversity is combined diversity. It is a combined diversity at all levels of ecosystem or at all biological levels. Different biological level के ऊपर जो combined diversity है, that can be called as biodiversity. So when we say the different biological levels बोलने से हमारा मतलब क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है इससे? डिफरेंट लेवल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सेल्स में डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, डाइवर्सिटी है देयर। जीन, जेनेटिक लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी है, देयर आर डिफरेंट जीन्स, यस आई थिंक वी ऑल आर एग्री। स्पीसीज लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम के लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी है, और बायोम्स के लेवल के ऊपर भी डाइवर्सिटी है। सो वी कैन क्लासीफाई द बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। बायोम्स जब हम कहते हैं, बायोम जो हैं ये स्पेशल एरियाज़ होते हैं, हैविंग स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अर्थ, जब हम अर्थ की बात करते हैं प्यारे बच्चों, अर्थ जो है लार्ज बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है हमारी, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट स्पीसीज। सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाई एंड हाउ अर्थ इज़ हैविंग लार्ज बायोडाइवर्सिटी, क्यों है? सो वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, that why earth is having large amount of biodiversity, why and how. So first we can say that diversity in conditions which are present on earth that leads to such enormous diversification of flora and fauna on earth. How earth is having large amount of biodiversity? The answer of this question we can give that biodiversity present at every level of biological organization.
So every biological organization, every level is having a biodiversity. So we can give the answer like this. Now, next we can discuss about different levels of biodiversity. What are the various levels of biodiversity? First, we can talk about the genetic biodiversity or genetic level of biodiversity. What is genetic level of biodiversity? So as the name suggests, we can say that within species, some differences at the genetic level will be there because of the different types of the genes and their expression. So we can say that the genetic expression is different in different organisms. So that's why at the genetic level we can find out the biodiversity. So this biodiversity, when we talk about genetic level of biodiversity, it is present at distributional range. ये distributional range के ऊपर ये biodiversity present होती है. When we talk about the various plants which are growing in the different range of the Himalayan mountain, upper Himalaya, mid Himalaya, lower Himalaya range, then the plants, they will show different traits because of the genetic variation. In our NCERT example दे रखा है plant Raw Wolffia vomitoria which is present in the Himalayan area, and the Raw Wolffia vomitoria, it's a medicinal plant. This plant is used to prepare the medicines which are being used to cure the blood pressure. BP के लिए जो medicines बनती है उसमें Raw Wolffia vomitoria का use जो है किया जाता है. This plant is present in the Himalayan range. So this plant is having one chemical which is called reserpine. This reserpine, as I said, reserpine is used for making the medicines to cure the blood pressure related issues, and blood pressure related medicines, they contain this reserpine. So here if I make a area, this is a Himalayan area. So when we say that over distributional range, this Raw Wolffia vomitoria which is present, it is having different varieties. Varieties, they differ in terms of the reserpine जो उनमें ऑब्टेन होता है, वो रेजरपाइन जो है वो वेरी कर जाता है. दैट इज़ डिफरेंट एज पर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज आर कंसर्न बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफरेंसेस. तो रेजरपाइन जो होगा स्पीसीज़ के अंदर जो पोटेंसी लेवल होगा रेजरपाइन का, द पोटेंसी दैट विल वेरी. पोटेंसी का मतलब यहाँ पे हमारा मतलब है एबिलिटी टू एक्ट. सो पोटेंसी ऑफ द रेजरपाइन विल बी डिफरेंट. And then second, we can talk about the amount of reserpine which we can obtain when we go across different distributional range. The reserpine amount will also vary. reserpine का जो amount है वो भी change हो जाता है जैसे जैसे हम जाते हैं. So this is due to the genes. Now the second level of biodiversity is species level of biodiversity. When we talk about the species level of biodiversity, we can say that Western Ghats, they are having more amphibian species as compared to the Eastern Ghats. Eastern Ghat में amphibian species कम है, Western Ghat में amphibian species ज़्यादा है. This we can call it as a species level of biodiversity. हम इसको कहेंगे कि species की there is diversification in the species. So now the question arises, why Western Ghats, they are having more amphibian species? So when we talk about the Western Ghats, they will have more precipitation, they are more hilly है ज़्यादा ये. Western Ghats, they are having more rainfall ज़्यादा है Western Ghat के अंदर, and there is more rainfall. It means the Western Ghats, they are having more fresh water Western Ghat में ज़्यादा है. Because of this condition, more amphibians, because fresh water ज़्यादा है तो amphibians भी fresh water में ही होते हैं, तो there will be more amphibians in the Western Ghats. So there are more amphibians.
because amphibian they are present only in the fresh water. But this condition is not present in the ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में ये कंडीशन नहीं है. ईस्टर्न घाट में रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है. ईस्टर्न घाट में फ्रेश वाटर जो होता है वो ज़्यादा नहीं है, फ्रेश वाटर कम है वहाँ पर, तो एम्फीबियन जो होंगे वो वहाँ पे नहीं होंगे, बिकॉज एज वी सेड एम्फीबियन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द फ्रेश वाटर. सो ईस्टर्न घाट दे आर हैविंग लेस रेनफॉल. Now the third level of biodiversity, we can talk about the ecological level of biodiversity or ecological biodiversity. Now when we talk about the ecosystems, different ecosystem की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया is having a different ecosystems इंडिया में है. So there are different types of ecosystems are present. So these different types of the ecosystems, diversity in the ecosystem, that is known as the ecological biodiversity. राइट. इंडिया में अगर हम बात करें तो हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास डेजर्ट्स हैं. वी आर हैविंग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच है इंडिया में. वी आर हैविंग डेजर्ट्स. वी आर हैविंग दी रेन फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो देयर इन इंडिया. रेन फॉरेस्ट, राइट. देन माउंटेन्स इकोसिस्टम में हमारे पास बहुत है. माउंटेन इकोसिस्टम इज ऑल्सो देयर. इस्चुरीज है हमारे पास. इस्चुरीज आर ऑल्सो देयर. कोरल रीफ्स आर ऑल्सो देयर. एंड alpine meadows are also there in India. So we can say that India is having rich ecological diversity. And if we compare India with the for example, if I compare Indian ecological biodiversity with the Scandinavian countries अगर हम कंपेयर करेंगे तो Scandinavian countries have less ecological biodiversity as compared to India. If we compare, this line is given in your NCERT. So the next question we can discuss about how much biodiversity, कितनी biodiversity है, how much biodiversity is present, what is the number, कितनी biodiversity present है. According to IUCN के according, the International Union for Conservation of Nature, the total reported species, IUCN के according, total reported species are more than 1.5 million. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रिपोर्ट किया कि 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज़ दे आर रिपोर्टेड टिल डेट, राइट. सो टोटल हाउ मेनी स्पीसीज़ आर present, total how many species are present on earth. अगर 1.5 million species reported हैं, so for calculating that number we need to make the predictions, and predictions certainly they should be based on some previous data, and many scientists they have done so. बहुत सारी प्रेडिक्शन की गई हैं, बहुत सारे गेसेस किए गए हैं, और बहुत सारा नंबर जो है इसके बारे में दिया गया, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ के बारे में. बिकॉज इफ़ वी टेक दिस आइडिया एज 1.5 मिलियन रिपोर्टेड स्पीसीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं. सो विल टेक दिस डायग्राम. सपोज दिस इज़ द अर्थ एंड दिस इज़ द इक्वेटर. अब इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज द ट्रॉपिकल जोन्स, बोथ साइड. So we can say that equator or tropical का जो एरिया है that is having the large number of species are present on equators and on tropicals. Biodiversity यहाँ पे हाई है, and large number of species in tropicals
they are not still discovered. Whereas if we compare the temperate zone, in temperate zone the biodiversity is comparatively low as compared to tropicals. Tropicals में biodiversity ज़्यादा है temperate area के comparison में. And in temperate areas, the inventories of different species are more or less complete as compared to the tropical areas. In tropical areas, as we are saying that many species are not still discovered. For example, large number of insect species are still undiscovered in tropical areas. So, to make the prediction about the total number of species present on Earth, as we were discussing, total number of species का estimate करने के लिए we need to extrapolate the data. Whatsoever available data is available, we need to extrapolate that data to make a scientific guess. And many scientists, they tried for it. Many scientists, they have given their own numbers, they have given their own estimation about the total number of biodiversity present on Earth. So बहुत सारी prediction हमारे पास in different scientists ने दी गई हैं, and if we make an average of this, then we can find it out that 20 to 30 million species का नंबर हो सकता है अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है. ये इसको हम एक एवरेजिंग कर दें तो ये 20 to 30 मिलियन बायोडाइवर्सिटी का नंबर, स्पीसीज का नंबर हो सकता है. एंड फॉर दिस मोर करेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज गिवन बाय रॉबर्ट मे. रॉबर्ट मे, ही वॉज इकोलॉजिस्ट. उन्होंने नंबर दिया कि 7 मिलियन स्पीसीज, 7 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. उन्होंने भी एक नंबर दिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, विच आर गिवन इन एनसीईआरटी. व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स? फर्स्ट एस्पेक्ट इज द एनिमल्स स्पीसीज. एनिमल्स आर मोर as compared to plants. एनिमल्स का नंबर अर्थ के ऊपर ज़्यादा है प्लांट्स के कंपैरिजन में. देन आउट ऑफ 100, 70% और 70 जो हैं वो एनिमल्स हैं, एंड 22 are plants. 22 are plants. And 8% belongs to the other species. Other species, not bacteria, they may be protists. 22% हम plants की जो बात कर रहे हैं, in plants we can include algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperms, and in 22% of plants, because I think fungi, they are also included in this 22%. So 22% plants means including fungi. This is 22%. So animals, it means that 70% animal species are there. That's why we are saying that the animal species number is quite more as compared to the plants. सबसे ज़्यादा animals का नंबर है, उससे कम plants. Plants means including the fungi, and then 8% others means the maybe protists
की हम बात करेंगे, बैक्टीरिया इस कैलकुलेशन में इंक्लूडेड नहीं है. वाई बैक्टीरिया आर नॉट टेकन अप, दैट वी विल टेक अप लेटर ऑन. Now, some other aspects of biodiversity is that out of every 10 animals, 7 are insects. 10 animals में से 7 जो है वो insects हैं. And when I say 10 animals, then I'm talking about vertebrates and invertebrates both. As you know, what are vertebrates? Vertebrates वो होते हैं जिनमें vertebral column present होता है. Invertebrate those animals हैं which do not have the vertebral column. So vertebrates and invertebrates, if we talk about in totality, then each out of each 10 animals, 7 are insects. 7 जो है वो insects हैं. ये कुछ पाई चार्ट्स हैं आपकी NCERT के ऊपर दे रखे हैं, which are very very important. So we'll take up these pie charts one by one. So the first pie chart, rough pie chart which I'm making, is the pie chart of invertebrate. Invertebrate का पाई चार्ट जो NCERT में दे रखा है, we will try to understand it. So as you can see here, insects का जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर. So insects, mollusks, crustaceans and others. So यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है हमने ये invertebrates. In invertebrates, more than 70% they are insects. Invertebrate में 70% से ज़्यादा insects होते हैं. More than 70% are insects. So insects का जो नंबर है that is very large. And we know that the insects, they come under phylum Arthropoda. So if question may come which is the largest phylum कौन सा है, then we can say it is Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum in invertebrates. So because under Arthropoda we have Insecta and Crustaceans, they comes under Arthropoda phylum के अंदर ये दोनों क्लासेस आती हैं. So Insecta and Crustaceans को मिला करके Arthropoda में आते हैं. In pie chart also we can see insects and crustaceans largest number है. Second largest phylum if we talk about, it is Mollusca. Second largest phylum is Mollusca. Now the second pie chart we can take vertebrates. Vertebrate का pie chart देखते हैं हम. Vertebrates, 50% of this pie chart इसमें आएंगी fish. Fish includes both bony as well as cartilaginous fishes. Then birds हैं, amphibians हैं, mammals हैं and reptiles. This is the pie chart which is given in your NCERT. So if we can see किसका नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यस फिश सबसे ज़्यादा है, फिश. उससे कम है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. देन मैमल्स एंड एम्फीबियंस. So this is the largest amongst the vertebrate is fish. Now next we'll take up next pie chart हम लेते हैं which is given in NCERT. This is amongst the plants including fungi. This pie chart is given. So fungi का नंबर और एंजियोस्पर्म का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होगा. एंजियोस्पर्म्स, देन ferns and its allies, moss, algae lichens. So here the lowest biodiversity is found in gymnosperms. हाईएस्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स है सबसे ज़्यादा, एंजियोस्पर्म्स, देन फंजाई, फंजाई के बाद हैं एल्गी, एल्गी के बाद हैं मॉस, फर्न्स,
and lichens, and least in number is gymnosperms. Least in numbers are gymnosperms. That's why we are saying that lowest biodiversity is present in gymnosperm. Lowest biodiversity कहाँ पाई जाएगी? Gymnosperm में पाई जाएगी. Now here one important question arises: why prokaryotes not included in biodiversity calculation? इस biodiversity calculation में जो भी हम नंबर डिस्कस कर रहे हैं, prokaryotes को हमने इंक्लूड नहीं किया है. What is the reason? So NCERT, it is stated in NCERT that current taxonomical methods which we are using for calculating the biodiversity, these current methods, they are not suitable, they are not appropriate for classifying the prokaryotes. Prokaryotes की classification के लिए current taxonomical method suitable नहीं है. Second reason which is given in your NCERT that if we talk about many of the prokaryotic bacteria, prokaryotes, bacteria, we cannot culture them in the lab. Their culture is not possible in the lab. So if the culture is not possible, then it is very difficult to calculate the biodiversity of those species. Third reason which is given that many bacteria species, they are slightly different in their biochemical composition. उनकी जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर की जो कंपोजिशन है, उसमें स्लाइट वेरिएशंस आर प्रेजेंट. नाउ इफ वी कंसिडर these slight variations, then the biodiversity of the prokaryotes, biodiversity of the bacteria, that will go up to millions. तो ये biodiversity millions में चली जाएगी. So it will be very difficult for us to calculate the numbers of the prokaryotes. तो इसलिए प्रोकैरियोट्स का जो नंबर है, अगर हम ये स्लाइड वेरिएशंस को कंसिडर करते हैं, बायोकेमिकल वेरिएशंस को, दिस नंबर विल रन इन मिलियंस. ये नंबर मिलियंस में आ जाएगा. सो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दी प्रोकैरियोट्स का नंबर कैलकुलेट करना, प्रोकैरियोट्स की बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करना. बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल. करंट टैक्सोनॉमिकल मेथड नॉट सुटेबल नहीं है, बैक्टीरिया का कल्चर पॉसिबल नहीं है, एंड the biochemical variations हैं, slight variations हैं, that will, because of them the number will go very high number इनका चला जाता है. Right, so these are the 3 reasons. Now, so if we consider these slight variation को अगर हम consider कर भी लें, तो रॉबर्ट मे ने ये कहा है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का कैलकुलेशन है, ये 75 मिलियन तक चला जाएगा, विच इज़ वेरी ह्यूज नंबर जो हमारे पास हो जाएगा. रॉबर्ट मे, right? So this estimation will go up to 75 million. So that is the problem. Important question है, ये आता है NCERT में पूछा आता है कभी कभी. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको CBSE में आ सकता है in CBSE exam. So this is the important question. So these are the 3 reasons you need to stick on these 3 reasons, right? रॉबर्ट मे कैलकुलेशन अप टू, इट कैन गो अप टू 75 मिलियन तक ये चली जाएगी. दैट इज अ ह्यूज नंबर. नाउ नेक्स्ट विल टेक अप द बायोडाइवर्सिटी सिचुएशन इन इंडिया. इंडिया में बायोडाइवर्सिटी की सिचुएशन क्या है? So India is included in top 12 biodiversity countries. Top 12 biodiversity countries में India is included. India is the part. As far as area of India is concerned, area of India कितना है? ये है 2.4% ऑफ लैंड एरिया. हमारा जो लैंड एरिया है वो है 2.2, इट इज़ 2.4% लैंड एरिया है हमारा. 2.4, इट्स नॉट 24, 2.4. एंड बायोडाइवर्सिटी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 8.1% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी वी कंट्रीब्यूट. आवर कंट्रीब्यूशन इज 8.1%.
as far as plant biodiversity is concerned, we are having 45,000 plant species, 45,000 plant species डिस्कवर्ड हैं इंडिया में. And as well as the animal species discovered known, they are 1 lakh animal species reported in India. 1 lakh animal species reported in India. That is the number. Now, if we take up as per Robert May calculation, where 22% species they are discovered till now, so we can say that 1 lakh plant species yet to be discovered, 1 lakh plant species yet to be discovered, and 3 lakh animal species yet to be discovered. तो 3 लाख एनिमल स्पीसीज अभी डिस्कवर करनी है, येट टू बी डिस्कवर्ड है, और 1 लाख एनिमल स्पीसीज अभी डिस्कवर होना बाकी है. Now, having said that, there is a question which arises that is there any pattern in biodiversity? बायोडाइवर्सिटी का क्या कोई पैटर्न है क्या? सो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को. व्हाट इज द पैटर्न इन बायोडाइवर्सिटी? सो द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, व्हेन वी टॉक अबाउट their distribution on earth is not homogeneous, is not uniform. What it is? Heterogeneous. I hope you all are agreeing with me. The number of species, we can observe that what we can observe? We can observe there is some pattern of distribution. As we move from equator towards the pole, biodiversity will be more near the equators, and the biodiversity is less on the poles. So equator and around the equator, the biodiversity, species number, species distribution is quite intensified. लेकिन पोल्स के ऊपर स्पीसीज का नंबर जो होता है वो कम होता है. So we can say that when we move from equator to pole, number of species will decrease. So can we say that when we talk about the pattern in biodiversity, we can say that latitudinal gradient, latitudinal pattern है एक तो, and there is a area species richness. जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती है. So we'll discuss these two patterns one by one. So first we'll talk about the latitudinal gradient, distribution of the species on latitudinal gradient. तो latitudinal gradient का मतलब यही हुआ कि plant and animal species are more in and around equator, whereas the species number decreases on the pole. So as plants and animals show large amount of heterogeneous behavior, we can say that biodiversity decreases as we move away from equator. So this pattern is known as latitudinal gradient. इस पैटर्न को हम कहेंगे latitudinal gradient है ये.
सो वी कैन से दैट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होगी? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, यस, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी इक्वेटर एंड इन एंड अराउंड इक्वेटर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर के आसपास will have maximum biodiversity. Now, in NCRT, certain examples has been given to validate this statement. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं. एट टाइम्स यू विल गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पल्स. कोलंबिया की बात करते हैं. कोलंबिया इक्वेटर के आसपास है. इफ़ यू सी ऑन द ग्लोब, इक्वेटर के आसपास है. कोलंबिया इज हैविंग 1400 बर्ड स्पीसीज हैं. चलिए न्यूयॉर्क की बात करते हैं हम. न्यूयॉर्क की जो लोकेशन है 41 डिग्री नॉर्थ है. अगेन ग्लोब के ऊपर आप देख सकते हैं 105 बर्ड स्पीसीज हैं यहाँ पर. नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड की लोकेशन है 71 डिग्री नॉर्थ. 56 बर्ड स्पीसीज हैं यहाँ पर. सो वी कैन फाइंड आउट दैट पैटर्न. हम फाइंड आउट करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का. इंडिया की बात करते हैं हम. इंडिया इज हैविंग नियर अबाउट ट्रॉपिकल, क्योंकि इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पर. नियर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. हियर वी कैन सी 1200 बर्ड स्पीसीज हैं यहाँ पर. सेकेंड एग्जाम्पल हम देते हैं इक्वाडोर. इक्वाडोर कहाँ पे है? इक्वाडोर ऑन इक्वेटर के ऊपर है. इक्वाडोर विच इज ऑन इक्वेटर is having more vascular plants as compared to United States of America. यूएसए के कंपैरिजन में इक्वाडोर के ऊपर वेस्कुलर प्लांट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है. थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट्स. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? ये साउथ अमेरिका में है. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दे आर इन साउथ अमेरिका एंड दे आर हैविंग लार्ज बायोडाइवर्सिटी. एंड इंडीड अमेजॉन फॉरेस्ट को हम लंग्स बोलते हैं अर्थ का. इट इज़ हैविंग लार्ज बायोडाइवर्सिटी. इनवर्टिब्रेट्स की बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. 1.25 लाख स्पीसीज़ हैं यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स की. एंड प्लांट स्पीसीज़ की बात करें तो 40,000, नियर अबाउट 40,000 species of plant they are found in the Amazon rainforest. फिश की बात करें तो 3,000 स्पीसीज़ हैं. birds, if we talk about 1,300 bird species are there. mammals and amphibians, if we talk about, then mammals and amphibians की यहाँ पर 427 स्पीसीज़ हैं यहाँ पर. रेप्टाइल्स का स्पीसीज़ नंबर अमेजॉन फॉरेस्ट में कितना है? 378. नाउ आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस डाटा वी कैन, वन मोर क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड. व्हाई इक्वेटर इज बायोडाइवर्सिटी rich? Why equator is having more biodiversity? इक्वेटर में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है? सो आंसर विच इज़ गिवन इन अवर NCERT, लेट्स डिस्कस दैट आंसर. फर्स्ट रीजन वी कैन गिव, इक्वेटर्स आर नॉट interfered by frequent glaciation. You can consult NCERT, the same line is given. frequent glaciation इक्वेटर के ऊपर नहीं हुआ है. सो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन ना होने के कारण इक्वेटर के ऊपर स्पीसीज को सफिशिएंट टाइम मिला. देयर वॉज सफिशिएंट टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट इज स्पेसिएशन. स्पेसिएशन के लिए बहुत टाइम मिला है.
And we know that the formation of new species, that is speciation is function of time. Means for the formation of new species, time is required. This is the first reason, not having frequent glaciation and getting more time for speciation. Second reason why equator is having more biodiversity, in and around equator is having more biodiversity. Equator is not seasonal. इसका मतलब क्या हुआ? Equator species have sufficient time. इक्वेटर्स ज़्यादा सीजनल नहीं है, इसके कारण इक्वेटर स्पीसीज इज हैविंग सफिशिएंट टाइम फॉर निच स्पेशलाइजेशन. निच स्पेशलाइजेशन के लिए अगेन उनको टाइम ज़्यादा मिला बिकॉज इक्वेटर्स दे आर लेस सीजनल. निच स्पेशलाइजेशन के कारण क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ है. निच स्पेशलाइजेशन एंड एवोल्यूशन. निच इज द फंक्शनल रोल विच आ स्पीसीज प्ले इन द इकोसिस्टम. हैबिटेट से अलग है निच स्पेशलाइजेशन, याद रखिएगा. सो ये सेकंड रीजन हो गया, इक्वेटर दे आर नॉट सीजनल. थर्ड रीजन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, इक्वेटर एंड अराउंड द इक्वेटर दैट इज ट्रॉपिकल. ट्रॉपिक्स जो हैं, ट्रॉपिकल कंडीशन आर सच दैट इट इज, कैसी कंडीशंस हैं? इट इज हैविंग more solar inputs. Solar inputs are more on the equator and on the tropicals. So more solar input means there is more productivity. ज़्यादा सोलर इनपुट है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. और प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो मोर बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी. there will be more biodiversity, so there is more solar input. Now I am writing two statements here. हम दो स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें से एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है. तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सी सही है, कौन सी गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट वी आर राइटिंग मोर बायोडाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिविटी. एक तो स्टेटमेंट ये लिखी हमने. सेकेंड स्टेटमेंट आई एम राइटिंग मोर प्रोडक्टिविटी can lead to more biodiversity. इनमें से एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट मोर बायोडाइवर्सिटी मोर इज प्रोडक्टिविटी इज राइट, एंड द सेकंड स्टेटमेंट मोर प्रोडक्टिविटी मोर इज बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ रॉन्ग. जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है. देखते हैं कैसे. ये लेक है, इस लेक में मान लो कि इन एंड अराउंड नाइट्रेट ज़्यादा आ गया यहाँ पर बिकॉज फर्टिलाइजर्स हैज़ बीन यूज्ड. आसपास फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किया तो नाइट्रेट का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ज़्यादा आ गया इस लेक के अंदर, राइट. सो ज़्यादा नाइट्रेट होने के कारण इस लेक में क्या होगा? देयर विल बी मोर अल्गल ब्लूम फॉर्मेशन. अल्गल ब्लूम क्या होगा? ज़्यादा होगा. राइट और रॉन्ग? राइट. अल्गल ब्लूम ज़्यादा होने के कारण हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है यहाँ की. बिल्कुल, मोर प्रोडक्टिविटी. सेकेंड स्टेटमेंट मोर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस. अच्छा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं इन दिस लेक एल्गल ब्लूम होंगे यहाँ पर. तो जो एक्वेटिक लाइफ होगी और एल्गल ब्लूम के अलावा एक्वेटिक लाइफ वो हार्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. राइट और रॉन्ग? यस. तो प्रोडक्टिविटी जो बायोडाइवर्सिटी होगी यहाँ पर वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. सो ये हमने एग्जाम्पल से समझा कि मोर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है देयर इज़ मोर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. सो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. तो देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. चैनल को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.